Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको वो टेलीग्राम चैनल तक लेकर चला जाएगा। अगर इस तरीके से आपको वो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, दीपक यादव एजुकेशन फुल फॉर्म लिखना, यूपीएससी एसिड्स लगा देना तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। 1,20,000 से ज़्यादा लोग उसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग से सेशन को। आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स थोड़े से कम न्यूज़ में थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा पैकेट बड़े धमाके की तरह वीडियो रहेगा। जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा है इन आर्टिकल से रिलेटेड। तो पहला आर्टिकल बहुत रेलिवेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है 2022 के फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर ये फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट होता है पब्लिश, आप कह सकते हो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि दुनिया भर के अंदर डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन कहाँ पर कम हुआ, कहाँ पर बढ़ा। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो कौन कौन से देशों के अंदर इसके अंदर सुधार आया है, कौन कौन से देशों में अभी भी हालात ख़राब हैं, इंडिया का क्या सिनेरियो है। फिर एट द लास्ट इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पहली बात, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसने ये बताया कि साल 2018 से 20 को लेकर आप देखोगे और इन 2018, 19, 20 को कंपेयर करोगे साल 2021 से, तो डिफॉरेस्टेशन साल 2021 में 6.3% से कम हुआ है। जो पेड़ों की कटाई हो रही है ना, ये पिछले साल 6.3% से रिड्यूस हुई है, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। यानी एक सुधार देखने को मिला है। अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 145 कंट्रीज़ ने फोकस क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर पुष्टि की थी, एक कमिटमेंट लिया था। कमिटमेंट ये था कि हम साल 2030 तक क्या करेंगे, जो भी हमने जंगल खोए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले कुछ सालों में जंगल खत्म हुए हैं, उनको वापस से रीस्टोर करेंगे। ये बात या फिर आप कह सकते हो ये प्रॉमिस कब किया गया था इन कंट्रीज़ के थ्रू, पिछले साल जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का मीटिंग हुआ था। आपको पता होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये साल 2021 के अंदर यानी पिछले साल यही कोई समय चल रहा था नवंबर का, ग्लासगो के अंदर यानी स्कॉटलैंड में ये मीटिंग हुई थी। तब 145 कंट्रीज़ ने एक कमिटमेंट लिया था, एक प्रॉमिस किया था दुनिया भर के सामने कि हम क्या करेंगे, जो भी जंगल हमने पिछले कुछ सालों में खोया है उसको वापस से लेकर आएंगे। ठीक है ना। लेकिन जब ये रिपोर्ट आती है तो इस रिपोर्ट ने ये बातें बताई तो है कि हाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग इस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमने टारगेट रखा है 2030 तक जंगलों को वापस लाने का, उसकी तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लेवल था, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन थी, आशा थी जो हमारी, वैसा नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात देखते हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है। इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो, अगर आपको साल 2030 तक जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना है तो क्या करना होगा, आपको हर साल 10% डिफॉरेस्टेशन को घटाना होगा। यानी कि हर साल 10% से जो ये डिफॉरेस्टेशन है इसको रिड्यूस करते चलो, कम करते चलो। साल 2030 तक आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, आप डिफॉरेस्टेशन को रोक पाओगे, पेड़ों को बचा पाओगे। फिर उसके बाद में बताया गया दूसरा पर्टिकुलर स्टेप क्या है, जो अफोरेस्टेशन है और रिस्टोरेशन एफर्ट्स है। अफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ को लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना, वो कहलाता है अफोरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्या कहलाता है, यानी पेड़ को हटा देना, उसको परमानेंटली ख़त्म कर देना। तो अफोरेस्टेशन और जो रिस्टोरेशन एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी सिचुएशन जिस लेवल पर हमने सोची थी वैसा नहीं हो पाया है। अभी भी हम लोगों ने जंगलों को ज़्यादा गेन करने से, मतलब गेन करने से ज़्यादा हमने उसको खोया है। हमने कमाया कम है जंगल, अभी भी खोया बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट मेंशन करती है। साल 2021 के अंदर आप देखोगे ना, तो जो फॉरेस्ट लॉस है, हालांकि पिछले साल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आया है, लेकिन पिछले साल से पहले के कुछ साल देखोगे, यानी साल 2018, 19, 20 को देखोगे तो इन 3 सालों के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हुए थे। लेकिन पिछले साल 2021 के अंदर थोड़ा सा सुधार आया।
लेकिन वो एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। जो हमारा टारगेट है 2030 तक का कि हम डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह से रोक देंगे, उस प्रकार से काम अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट ने मेंशन किया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूटर टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अब यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया कि सर कौन कौन से देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के अंदर, सबसे ज़्यादा पेड़ की कटाई कौन कौन से देशों के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था साल 2021 के अंदर इस पूरे के पूरे डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में। सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ब्राज़ील ने किया है पूरे साल 2021 में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे साल 2021 में 3% से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बढ़ा है, पेड़ों की कटाई बढ़ी है। और हमने ब्राज़ील की काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करी है, कभी पेड़ को जला दिया गया एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जो उन्होंने जो जंगल है उसको कटवा दिया, है ना। ब्राज़ील के अंदर बहुत बड़े जंगल पाए जाते हैं, अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा जो पेड़ है उसको जलाया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ब्राज़ील में देखने को मिली हैं। तो पहले कुछ सालों में हमने देखा हालात ब्राज़ील में काफ़ी ख़राब हुए हैं और पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है। और ब्राज़ील के बाद बोलीविया दूसरा देश आ जाता है। फिर उसके बाद में एक अफ्रीकन कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल भी सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है, सबसे ज़्यादा पेड़ों को काटा है। अभी मैं आपको इनको मैप में दिखा देता हूँ। तो ब्राज़ील कहाँ पर है? ब्राज़ील बेसिकली साउथ अमेरिका में है। ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, ऊपर जाओगे मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, वो सारे कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये है हमारा साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में भी आपको करना है थोड़ा सा जूम। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश आपको ये ब्राज़ील ही देखने को मिलता है और यहीं पे हम ब्राज़ील की ही बात कर रहे हैं। तो ब्राज़ील के आसपास कौन कौन से देश हैं इसको अच्छे से मैप में देख लेना। ब्राज़ील काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ऊपर इसके फ्रेंच गुआना है, देन इधर सूरीनेम है, गुआना इधर हो गया, देन उसके बाद में यहाँ पर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, पैराग्वे है और नीचे यहाँ पर उरुग्वे देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? तो ये हो गई बात ब्राज़ील की। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ब्राज़ील के साथ साथ मैंने आपको बताया इक्वाडोर भी यहाँ पर एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है। तो इक्वाडोर के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो इक्वाडोर के ऊपर कोलंबिया है, इधर पेरू है और फिर इधर जस्ट देखोगे तो यहाँ पर गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। और इधर आपका पूरा का पूरा साउथ पैसिफिक सी देखने को मिल जाता है। ऊपर नॉर्थ पैसिफिक सी है और इधर यहाँ पर साउथ पैसिफिक सी है। ये मतलब साउथ अमेरिका अब की बार एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड न्यूज़ में थे, इनका इशू न्यूज़ में था, है ना। चिली न्यूज़ में, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया ये न्यूज़ में है लिथियम ट्रायंगल की वजह से। तो ये कुछ कंट्रीज़ ना बहुत सारी न्यूज़ में है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका के मैप को बहुत अच्छे से अब की बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दोनों देशों को देख लिया है, साउथ अमेरिका और साथ ही साथ में, अच्छा मैंने इक्वाडोर बता दिया, इक्वाडोर नहीं था वो बोलीविया था, सॉरी, है ना। वो इक्वाडोर नहीं था, दूसरा कंट्री। ब्राज़ील तो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, ब्राज़ील के बाद में दूसरा कंट्री इक्वाडोर नहीं था, वो था बोलीविया। मैंने यहाँ पर आपको इक्वाडोर बता दिया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो यहाँ पर आपको बोलीविया देखने को मिलेगा, बोलीविया के ऊपर पेरू है और बोलीविया ब्राज़ील के साथ में भी बॉर्डर को शेयर करता है। नीचे पैराग्वे है, इधर अर्जेंटीना है और इधर आपको यहाँ पर ये चिली देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलो फिर आगे आते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे की बातों को कि आखिरकार और क्या क्या यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। ये आर्टिकल कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं हम, ये आप देखोगे डाउन टू अर्थ के अंदर आर्टिकल आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी एक देश रह गया है जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वो कहाँ पर है? वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो DRC के ऊपर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन इधर है यहाँ पर कॉन्गो, इधर अंगोला भी न्यूज़ में है। फिर उसके बाद इधर है जाम्बिया, इधर तांजानिया, देन इधर यहाँ पर युगांडा, इधर कीनिया भी न्यूज़ में है, देन इधर यहाँ पर ऊपर सूडान है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नाउ अब इस रिपोर्ट ने ये सारी बातें बताने के बाद में बताया कि जो ट्री का कवरेज है वो किस प्रकार से रहा, हमारे दुनिया भर में पेड़ कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से लगाए गए हैं। तो दुनिया भर में ट्री का कवरेज पिछले 20 सालों में थोड़ा सा बढ़ा है। कितना बड़ा है? 130.9 मिलियन हेक्टेयर से बड़ा है, यानी पेड़ों को लगाया गया है दुनिया भर के अंदर बहुत सारे देशों के थ्रू। और इन देशों में 13 देश निकल कर आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ों को लगाया गया, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिस्टोर करे गए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले रशिया।
रशिया के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 28.4% से। देन आता है कनाडा, देन आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन आता है ब्राज़ील, देन आता है यहाँ पर चाइना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे जो चाइना है ना, चाइना ने भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गेन किया है ट्री कवरेज में, और मतलब ट्री कवरेज के अंदर यानी पेड़ वहाँ पर लगाए गए हैं कितने 2.1 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी यहाँ पर गेन हासिल किया है 0.87 जो हमारा मिलियन हेक्टेयर है इतने एरिया में यहाँ पर इंडिया के अंदर भी आप कह सकते हो कि पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ों का गेन देखने को मिला है। तो आप कहोगे यहाँ पर ब्राज़ील भी आ रहा है, तो हम ये जो डेटा देख रहे हैं ना, पिछले 20 सालों का डेटा है। पिछले 20 सालों में यहाँ पर इस प्रकार से काम हुआ है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर भी 20 सालों के अंदर तो ब्राज़ील के अंदर भी हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों जैसे 2021 जो पिछला साल रहा है उसमें ब्राज़ील में हालात थोड़े से ख़राब हुए थे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। ना अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा कम हुआ। पेड़ों की कटाई, हमने पहला पॉइंट ये देखा पेड़ों की कटाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई, जिसमें ब्राज़ील, बोलीविया और DRC निकल कर आया। फिर उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार से पेड़ बढ़ते हुए नजर आए। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट ने एक चीज़ और मेंशन करी है कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा कम हुआ है। तो इसमें आ जाता है गैबॉन। गैबॉन एक देश है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन साल 2021 में 28% से कम हुआ है, पेड़ों की कटाई कम हो चुकी है। फिर उसके बाद में गैबॉन के बाद में इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा, है ना। ब्राज़ील में देखोगे तो ब्राज़ील में 2004 से 2012 तक सिचुएशन सही थी, डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा था, लेकिन साल 2021 में एक ही साल में हालात ख़राब हो गए, पूरे जंगल इन्होंने तबाह कर दिए थे। और अभी ब्राज़ील न्यूज़ बना हुआ है अपने पॉलिटिकल इशू की वजह से। वो पॉलिटिकल इशू क्या है कल मैं आपको द हिंदू के वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे आते हैं। देन अब यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि ये जो कंट्रीज़ है गैबॉन और ये सब, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पिछले साल 2021 में गैबॉन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, सबसे कम डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हुआ है। फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन भी इसी कैटेगरी में है, इक्वाडोर भी इसी कैटेगरी में है और इंडिया भी इसी कैटेगरी में है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर जंगलों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया है। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, साल 2021 में जो इक्वाडोर का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर बात करी है कि देखो जो भी हमारा नेचर है उसको हमें बचाना है। तो इस प्रकार के कदम इन कंट्रीज़ के थ्रू उठाए गए, ये रिपोर्ट ने मेंशन किया। फिर एट द लास्ट यहाँ पर रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया कि सर हमें आखिरकार करना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो भी फॉरेस्ट फाइनेंस हैं, जो भी हम जंगलों के ऊपर पैसा खर्च रहे हैं, ज़रूरत है कि हम उसको ट्रैक करते रहें और देखते रहें कि जो हमारा गोल है 2030 तक हमें जितना भी पेड़ हमने खोया उसको वापस से लेकर आना है, उसकी तरफ पैसा खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर पैसा फालतू में हमारे मतलब फालतू में खर्च तो हो रहा है लेकिन हम उसके थ्रू गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमें ट्रैक करना होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि इतना खर्चा आएगा। इन्होंने बोला कि हर साल 460 बिलियन US डॉलर्स का खर्चा आएगा। हम अपने जंगल को इतने पैसों से क्या कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उसको रिस्टोर कर सकेंगे। ये किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर की बात हो रही है। दुनिया भर में इतना पैसा लग सकता है। फिर उसके बाद में बताया जाता है, एक और रिकमेंडेशन है कि फॉरेस्ट फंडिंग जो जंगलों के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है, इसको आपको बढ़ाना होगा, 200 गुना बढ़ाना होगा अगर आपको 2030 तक अपने गोल्स को अचीव करना है तो। क्योंकि जंगल जो है ना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जंगल, हम लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रोवाइड करवाता है। तो जंगल खत्म होंगे तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया सबको जागना होगा। हम लोग यहाँ पर एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम किया जाएगा। अब वो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन वो कौन कौन करेगा, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन होगा, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी। तो ये सब मिलकर साथ में क्या कर सकेंगे, अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि साथ में मिलकर आए सब लोग और एक कमिटमेंट कर लें, प्रॉमिस कर लें कि भैया इस साल तक हम ये काम करने वाले हैं, बोल के सब चले जाते हैं, लेकिन उसको लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलो कम, काम करके ज़्यादा दिखाओ। फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन आखिरकार है क्या, फिर एट द लास्ट यही टॉपिक आता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर परमानेंटली पेड़ों को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है वहाँ पे कुछ और काम करने के लिए, या फिर पेड़ों का इस्तेमाल बाकी सारे पर्पज़ के लिए किया जाता है, या फिर पेड़ों को वहाँ से हटा दिया गया कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। क्लियर हो गया। डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन
आपके पूरे के पूरे वेजिटेशन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। देखो जितना भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, और आज के टाइम पर पेड़ों का एक सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि पेड़ करते क्या हैं कि जो भी पोल्यूशन है उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं, आपको एक अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर यहाँ पर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो आपके पास ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे क्या होगा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बहुत सारे जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब यहाँ पे अगर ख़त्म होंगे ना, तो इससे आप कह सकते हो इसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा। जानवर जो रहते हैं इधर उधर जंगलों के अंदर, वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, ये बात यहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखना, ये सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया ने उठाए हैं अपने यहाँ पर फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करने के लिए, जंगलों को वापस से रिस्टोर करने के लिए ये कदम हम लोगों ने उठाए। इसके ऊपर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेंस के अंदर आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए, उसके नाम लिखो, तो ये नाम आपने पता होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या इनिशिएटिव है, पहला इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, देन उसके बाद में नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, देन उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशंस फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स हैं और इसके तहत हम लोग अपने जंगलों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। नाउ फाइनली आते हैं हम अपने एक सवाल के ऊपर। देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, ये कब पूछा गया था, साल 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। सवाल क्या है, मैं बिल्कुल फिट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। सवाल है कि भारत के अंदर जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, सॉइल इरोजन आप समझ रहे हो ना, मिट्टी जो हट जाती है, मिट्टी का हटाव जो देखने को मिलता है, तो ये जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, किस कारण की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 टेरेस कल्टीवेशन, देन डिफॉरेस्टेशन, देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बताना ही है कि इसमें से कौन सा कारण है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों यहाँ पर कारण हैं सॉइल इरोजन के पीछे के। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल ऑप्शन बी ओनली, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती है। अब पेड़ों की कटाई होती है, इससे क्या होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है और जो मिट्टी की ऊपर की परत होती है, टॉप सॉइल, वो बह जाती है अपने एरिया से। तो बेसिकली ये जो सॉइल इरोजन है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आई बात। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। बात यहाँ पर की जा रही है इंडिया और रशिया के व्यापार के बारे में। तो एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई हुई है, ये बहुत अच्छे से अपने जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग इस आर्टिकल से रिलेट करके तैयार कर लेना। न्यूज़ क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ किया और उस डेटा में पता ये चलता है कि सर इस साल 2022-23 में, यानी इस साल के जो स्टार्टिंग के 5 महीने अप्रैल से लेकर अगस्त तक, इन 5 महीनों के अंदर रशिया और इंडिया के बीच में भरपूर मात्रा में व्यापार हुआ है। रशिया और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 18,229.03 मिलियन डॉलर्स का पहुंच गया है। तो व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ है। कब हुआ है, इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने में। तो ये डेटा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो व्यापार इतना तगड़ा हुआ कि इस साल इन्हीं 5 महीनों के अंदर जो इंडिया और रशिया है ना, भारत का जो बेसिकली रशिया वो है, वो 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, 7वें नंबर पर आने वाला पार्टनर बन चुका है, क्योंकि एक समय पर 20 से भी ऊपर का मतलब नंबर हुआ करता था। अब इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में आप देखोगे व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस साल इंडिया रशिया बहुत तगड़ा व्यापार कर चुके हैं। अब पूरा डिटेलिंग क्या है, क्या खरीदा क्या बेचा, वो सब जानेंगे डिटेल से। रशिया और इंडिया के रिलेशंस भी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम लोग ओवरव्यू को देखते हैं। देखो बोला यह गया कि सर हम बात कर रहे हैं साल 2021-22 की, फिर उसके बाद में साल 2020-21 को देखेंगे। ये हमारे पिछले कुछ साल हैं, ये हमारे पिछले साल हैं। साल 2020-21 में कितना व्यापार हुआ था दोनों देशों के बीच में, 8,141.26 मिलियन डॉलर्स। फिर उसके बाद में साल 2021-22 में कितना व्यापार हुआ था, पिछले साल 13.124.6 मिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ था। लेकिन साल 2022-23 के अंदर, इस साल के स्टार्टिंग के 5 महीनों के अंदर ही अंदर व्यापार 18 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। तो आप ये देख सकते हो साल 2021-22, साल 2020-21, पिछले 2 साल से भी ज़्यादा व्यापार अब की बार सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 महीने में हो चुका है।
कोविड के समय से पहले भी इतना व्यापार नहीं हुआ करता था जितना इस साल हुआ, क्योंकि कोविड के समय से पहले का डेटा देखोगे तो 2017 से 18 में लगभग 10 मिलियन से ऊपर का व्यापार हुआ, 2018-19 में 8 मिलियन से ऊपर हुआ, 2019-20 में 10 मिलियन से ऊपर हुआ, लेकिन इस बार 18 मिलियन का हुआ है, वो भी केवल 5 महीनों के अंदर। और इसी चक्कर में इतना व्यापार हुआ, इसी चक्कर में क्या हुआ, रशिया भारत का 7वां बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पिछले साल रशिया की पोजीशन ये 25वीं हुआ करती थी और अभी सिर्फ 5 महीनों के अंदर रशिया 7वें नंबर पर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इंडिया। फिर उसके बाद में जब रशिया 7वें नंबर पर है तो टॉप 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार करती हैं भारत से, तो उन टॉप 6 कंट्री के अंदर आता है यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और इंडोनेशिया। तो ये यहाँ पर आपको 6 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। 7वां आ जाता है हमारा रशिया। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो सपोज यहाँ पर कितने का व्यापार हुआ 5 महीनों के अंदर, 18,229.03 मिलियन डॉलर्स का हुआ, इतना व्यापार हुआ, जिसमें से हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है वो 17,236.29 मिलियन डॉलर्स का किया है और एक्सपोर्ट किया है कितना, केवल और केवल 992 मिलियन डॉलर्स का। तो एक्सपोर्ट तो हमने बहुत कम किया है, लेकिन इंपोर्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में रहा, भारत के पक्ष में नहीं था, भारत के फेवर में नहीं था। हम लोगों का पैसा बहुत सारा गया है, हम लोगों ने बहुत सारा सामान परचेज किया है ना, बहुत सारा सामान परचेज किया है, अपना सामान कम बेचा है, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन सामान क्या परचेज किया है, जो हमारा काम का था। ऑब्वियसली बात है काम का ही परचेज करेंगे, लेकिन आखिरकार क्या परचेज कर लिया उसको समझने से पहले आपको यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जाना होगा। इस साल के कुछ इश्यूज़ यहाँ पर जानने होंगे, आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, फेब्रुवरी के मंथ में, फेब्रुवरी के लास्ट में बिल्कुल रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब रशिया यूक्रेन का वॉर जो स्टार्ट होता है उसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन नज़र आता है, महंगाई हो जाती है। और रशिया कहीं ना कहीं क्या करता है, कच्चे तेल को प्रोड्यूस करता है ना, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन रशिया यूक्रेन का जैसे युद्ध होता है तो इसमें क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गया, है ना, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन देशों ने क्या किया, इन देशों ने रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए। अब सैंक्शंस किस प्रकार से, ऐसे सैंक्शन लगा दिए कि रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया गया और अब रशिया डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो रशिया के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो इस समय पर क्या किया, रशिया ने जो अपने यहाँ पर कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में बेचना स्टार्ट किया, एक डिस्काउंटेड प्राइस में कच्चा तेल बेचना स्टार्ट किया। अब दुनिया भर की कंट्रीज़, बहुत सारे देश डर गए थे कि भैया हम रशिया से तेल परचेज़ करेंगे तो कहीं अमेरिका हमारे ऊपर ना सैंक्शंस लगा दे। तो इस चक्कर में होता क्या था, इंडिया ने यहाँ पर बिना डरे रशिया से बहुत सारा तेल परचेज़ किया और तेल के साथ साथ हम लोगों ने इसी टाइम पर बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी परचेज़ किया, उसमें भी हम लोग को बहुत सारी छूट मिल गई। तो कच्चा तेल और फर्टिलाइज़र ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परचेज़ करी गई हैं। इसी की वजह से जो व्यापार है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर पहुँचा है। आप कह सकते हो कच्चा तेल और फर्टिलाइज़र दोनों को मिला दें तो रशिया से हमने 91% जो चीज़ें इंपोर्ट करी हैं उसमें से केवल यही 2 चीज़ें थीं इस साल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन दोनों की वजह से, इन 2 चीज़ों को इंपोर्ट करने की वजह से ही यह व्यापार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद में ये तो हम लोगों ने करंट सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में, जो कि आपने पता होने चाहिए क्योंकि इस साल ये रिलेशंस बहुत न्यूज़ में है। आने वाले अगले एग्जाम में हो सकता है आपसे रिलेशंस पूछ लिए जाएं, जैसे कि अब की बार हमारे जीएस पेपर नंबर 2 में काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन भी आए थे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, यहाँ पर इनका इतिहास कैसा रहा है इंडिया रशिया के रिलेशंस को लेकर। तो जो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के समय पर ये रशिया नहीं हुआ करता था, ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, यानी कि यूएसएसआर हुआ करता था। तो कोल्ड वॉर के समय पर इंडिया और सोवियत यूनियन दोनों के ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हुआ करते थे। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे। किस किस के, भारत और यूएसएसआर के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हुआ करते थे। लेकिन होता क्या है, 1991 में जो यूएसएसआर होता है वो बेसिकली पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब यूएसएसआर ख़त्म हुआ, सोवियत यूनियन टूटा, टूटने के बाद में इससे अलग अलग देश निकल कर आए जिसमें से रशिया भी निकल कर आया।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इतिहास रहा, यानी रशिया से पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था उसके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे थे, और बाद में रशिया जब निकल कर आया, एक देश बनकर आया, तो उसके साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़े से रिलेशन ख़राब हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। थोड़े से रिलेशन क्यों ख़राब हुए थे? क्योंकि रशिया ने क्या कर दिया था, अपना झुकाव चाइना और पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया था, और आज के टाइम पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के दुश्मन की तरह रहते हैं। तो इन दोनों की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया था रशिया का, लेकिन बाद में यहाँ पर चीज़ें वापस से आप कह सकते हो कि सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बात ट्रेड रिलेशंस की तरफ। तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर एक टारगेट रख रखा है कि हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो $50 बिलियन का पहुँचाना है 2025 तक, और दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है वो $30 बिलियन तक पहुँचाना है। अब दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करें तो दोनों ही देशों के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको हम लोग ट्राई सर्विस बोलते हैं, यानी कि दोनों कंट्रीज़ की हमारी जो नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गया, इन तीनों के बीच में ही, यानी कि इंडिया की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और रशिया की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों के बीच में एक ट्राई सर्विसेज होती हैं। ये एक अभ्यास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंद्र अभ्यास। फिर साथ ही साथ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों देशों ने यानी इंडिया और रशिया ने मिलकर अलग अलग जॉइंट प्रोग्राम्स चला रखे हैं। जॉइंट प्रोग्राम्स यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर दोनों देश साथ में मिलकर अलग अलग हथियार को बना रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, तो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है एक जॉइंट इनिशिएटिव के माध्यम से, जिसको रशिया और इंडिया साथ में मिलकर इन्होंने डेवलप किया था। वो था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के तहत। फिर 5th जनरेशन फील्ड फाइटर जेट प्रोग्राम देखने को मिलेगा, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में HAL टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, और फिर कुछ फ्रीगेट्स। ये बेसिकली ये हमने बहुत सारे हथियार डेवलप करे हैं, साथ में मिलकर जॉइंटली यहाँ पर डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर हैं जो कि भारत ने अभी यहाँ पर परचेज़ किया है और भारत अभी परचेज़ कर रहा है, और कुछ चीज़ें हम लोगों ने रशिया से कुछ हथियार रेंट पर भी लिए थे। जैसे यहाँ पर अब इस कैटेगरी में देखें तो S-400 आ जाता है, फिर कामोव KA-226, ये लगभग 200 जो ये बनाई जा रही हैं, ये हथियार बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर में। फिर उसके बाद में T-90S भीष्म देखने को मिलेगा, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि भारत ने रशिया से परचेज़ करी हैं, रशिया से ली हैं या फिर रशिया से रेंट पर ली हैं। फिर दोनों कंट्रीज़ के न्यूक्लियर रिलेशंस के बारे में बात करें तो एक पावर प्लांट है, कौन सा वाला, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है, और इसको रशिया और इंडिया दोनों मिलकर बना रहे हैं एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत। फिर उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है रोपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। इसको भी इंडिया रशिया साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में भी आप देखोगे दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। फिर बात आती है कि रशिया का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए क्या है आखिरकार। तो पहली बात देखो, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमें यहाँ पर रिलेशंस मेंटेन भी करना होगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ में बहुत ख़राब हैं। इंडिया के चाइना के रिलेशंस आप देखोगे तो साल 2020 से बहुत ख़राब हो गए। साल 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वैली पर एक स्टैंड ऑफ चला था, तब से रिलेशंस हमारे बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुए। तो वहाँ पे मेंशन ये किया जाता है चाइनीज़ अग्रेशन बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे समय पर रशिया हमारी मदद कर सकता है। रशिया क्या कर सकता है, रशिया यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया चाइना के जो टेंशन्स है ना, इसको डिफ्यूज़ कर सकता है, इसको कम कर सकता है बातचीत कर कर बैठा कर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आती है बात एक और चीज़ की, वो है अभी रशिया इसलिए भी भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और रशिया के साथ में हम मिलकर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर एनर्जी, डायमंड, न्यू सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट जैसे कि माइनिंग हो गया, एग्रो इंडस्ट्रियल, हाई टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक। इन सभी सेक्टर्स के अंदर रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है भारत के लिए। देन बात आती है यहाँ पर टेररिज्म की, तो इंडिया रशिया दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद खत्म होगा तो इससे, क्योंकि आतंकवाद बढ़ेगा अफगानिस्तान में तो इंडिया के अंदर भी सिचुएशन खराब हो सकती है। तो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं आतंकवाद को टैकल करने में भी। तो यहाँ पर भी रशिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है भारत के लिए। फिर बात आती है सपोर्ट एट मल्टीलेटरल फोरम, यानी कि देखो इंडिया एक चीज़ की डिमांड करता है, डिमांड ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को एक परमानेंट सीट मिल जाए, क्योंकि अभी के टाइम पर यूएनएससी के अंदर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो हमारी डिमांड यहाँ पर यह है कि भैया हमें इन 5 परमानेंट मेंबर में
एक मेंबर और बढ़ा दो, एक परमानेंट सीट दे दो, जिससे भारत के पास में बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी, वीटो पावर वगैरह आ जाएंगी। तो इसमें जैसे ये परमानेंट मेंबर है तो इसमें रशिया ऑलरेडी मेंबर है, चाइना भी इसका परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया चाहता है हम भी यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर बनकर आएँ। तो रशिया इस चीज़ में भारत को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से भी रशिया का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसे प्रकार से सपोर्ट करता रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर भी बनेंगे। क्लियर हो गया। तो आप देखो यहाँ पर एक प्रश्न इस आर्टिकल से संबंधित पूछा गया था साल 2019 में। साल 2019 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, क्या था उस समय पर एक चीज़ न्यूज़ में होगी, तो वो न्यूज़ ये थी, हाल ही में भारत ने एक डील साइन करी है जिसका नाम है एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड के मामले में भारत ने एक देश के साथ में डील साइन करी है, वो देश कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। रशिया के साथ में हम लोगों ने इस प्रकार से ये एक डील को साइन किया था। क्लियर हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन। मैंने आपको बोला था ना आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है, मतलब छोटा क्या, आधे घंटे का ही हो गया, लेकिन ये दोनों आर्टिकल थोड़े से लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं। और साथ ही साथ में आपने देखा कि हाँ चीज़, क्योंकि यूपीएससी के अंदर यार जो क्वेश्चन है वो इन डेप्थ से बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स आपको कवर करनी पड़ती हैं, आपको मेंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है ना, चलो फिर नाउ लेक्चर को हम लोग करते हैं यहाँ पे समाप्त। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।